करंट अफेयर्स डाइजेस्ट का है। तो आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और थोड़ा उलझे हुए मुद्दे पर गहराई से बात करेंगे। मुद्दा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के वो नए नियम जिन पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। और देखिए, इन नियमों को लेकर बहुत चर्चा हुई। कुछ लोग इनके समर्थन में थे तो बहुत से लोग विरोध में भी। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये नियम आखिर थे क्या, इन्हें क्यों लाया गया और जिस सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बनाने को कहा था उसी ने इन पर रोक क्यों लगा दी। ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है ना, कि एक तरफ कोर्ट खुद कहता है कि एक मजबूत सिस्टम बनाइए, हाँ, और जब यूजीसी वैसा ही एक मजबूत सिस्टम लेकर आता है तो कोर्ट ही उसे रोक देता है। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें इसके हर पहलू को, मतलब इसके इरादे, इसके शब्दों और इसके असर, सबको ध्यान से देखना होगा। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये जो नए नियम थे जिन्हें उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए विनियम 2026 कहा गया, ये असल में थे क्या? देखिए, इन नियमों का जो मुख्य उद्देश्य था वो था 2012 के इक्विटी फ्रेमवर्क को बदलना। अच्छा, तो एक पुराना फ्रेमवर्क पहले से था। जी, लेकिन वो ज्यादातर सलाह जैसा था, मतलब एडवाइजरी था। ये नए नियम एक सख्त आदेश थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी यूजीसी को कहा था कि एक नई मजबूत गाइडलाइन लाइए ताकि शिक्षण संस्थानों में जाति, धर्म, लिंग या विकलांगता के आधार पर जो भेदभाव होता है उसे रोका जा सके, उसे सख्ती से रोका जा सके। और ये नियम देश के हर विश्वविद्यालय और कॉलेज पर लागू होने थे? हर एक पर, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो या फिर कोई अल्पसंख्यक संस्थान। और संस्थान से जुड़ा हर व्यक्ति, मतलब शिक्षक, छात्र, स्टाफ, सब इसके दायरे में आते हैं। तो इन नियमों को लागू करने के लिए, मतलब एनफोर्समेंट के लिए, क्या खास व्यवस्था बनाई गई थी? हाँ, और यहीं पर ये नियम 2012 वाले फ्रेमवर्क से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। हर कैंपस में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी समान अवसर केंद्र बनाना अनिवार्य था। ठीक है। और इस सेंटर के तहत एक इक्विटी कमेटी बनाई जाती। इस कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी, विकलांग व्यक्ति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व जरूरी था, ताकि शिकायतों की जांच जल्द से जल्द और सही तरीके से हो सके। बिल्कुल। और साथ ही सभी संस्थानों में एक 24/7 इक्विटी हेल्पलाइन शुरू करने का भी प्रावधान था। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इसकी जवाबदेही की प्रक्रिया, अकाउंटेबिलिटी। हाँ, और वही इन नियमों की असली ताकत थी। कमेटी को हर 6 महीने में यूजीसी को एक रिपोर्ट देनी होती थी। अच्छा। और यूजीसी राष्ट्रीय स्तर पर इन नियमों के पालन की निगरानी करती थी। और अगर कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता तो यूजीसी के पास उसकी मान्यता रद्द करने और डिग्री प्रोग्राम पर रोक लगाने तक की शक्ति थी। मतलब पहली बार इन नियमों को असली दांत दिए गए थे। ये 2012 के मुकाबले एक बहुत बड़ा और सख्त कदम था। बहुत बड़ा। तो अब सवाल ये उठता है कि यूजीसी को इतने कड़े नियम लाने की जरूरत महसूस ही क्यों हुई? इसके पीछे 2 मुख्य कारण थे। पहला, 2012 के नियमों की पूरी तरह से विफलता। हाँ, यूजीसी का मानना था कि पुराना फ्रेमवर्क कैंपस में होने वाले जाति आधारित भेदभाव को रोकने में नाकाम रहा था। और ये सिर्फ मानना नहीं था, उनके पास आंकड़े थे। यूजीसी के ही डेटा के अनुसार पिछले 5 सालों में ऐसे मामलों में 118% की बढ़ोतरी हुई थी। 118%? ये तो बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है। जी, ये दिखाता है कि जमीनी हकीकत कितनी गंभीर थी। ये आंकड़ा तो अपने आप में ही इतने सख्त कदम को सही ठहराता है। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा कारण था सुप्रीम कोर्ट का दबाव। भेदभाव के शिकार हुए छात्रों के परिवार, जैसे रोहित वेमुला मामले में, वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। उन्होंने तर्क दिया कि 2012 के नियम अप्रभावी हैं, अस्पष्ट हैं। और इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और यूजीसी को एक मजबूत, ठोस तंत्र बनाने का निर्देश दिया था। और यहीं पर वो पहेली वापस आ जाती है जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ही मजबूत नियम बनाने को कहा था तो फिर इन्हीं नए नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती क्यों दी गई? देखिए, यहीं से ये मामला कानूनी दांवपेच से निकलकर एक सामाजिक बहस का रूप ले लेता है। जो याचिकाकर्ता थे, उनकी दिक्कत नियमों के इरादे से नहीं थी। अच्छा। दिक्कत थी उन्हें लागू करने के तरीके से, मतलब क्यों से नहीं, कैसे से। और इस पूरी बहस का जो केंद्र बिंदु था वो थी इक्विटी कमेटी की संरचना, है ना? बिल्कुल। याचिकाकर्ताओं का सबसे बड़ा और पहला तर्क यही था
उनका कहना था कि कमेटी में SC, ST, OBC, महिलाओं और विकलांगों का प्रतिनिधित्व तो है, लेकिन सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप पहले से ही मानकर चल रहे हैं कि सामान्य वर्ग का व्यक्ति कभी भेदभाव का शिकार हो ही नहीं सकता। हाँ, कि वो सिर्फ भेदभाव करने वाला हो सकता है, शिकार नहीं। ये तो संविधान के अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। याचिकाकर्ताओं ने यही तर्क दिया। उन्होंने कहा कि ये समानता के अधिकार के खिलाफ है। और दूसरा बड़ा डर था इन नियमों के गलत इस्तेमाल को लेकर। जी, दूसरा बड़ा तर्क ये था कि नियमों की भाषा बहुत अस्पष्ट है, वेग है, जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। मतलब भेदभाव शब्द को ठीक से परिभाषित नहीं किया गया था। हाँ, डर ये जताया गया कि सामान्य वर्ग के छात्र के साथ हुए किसी भी आम झगड़े को या किसी एकेडमिक डिसएग्रीमेंट को भी बिल्कुल उसे भी आसानी से जातिगत भेदभाव का मामला बनाकर झूठे केस दर्ज किए जा सकते हैं। और इन तर्कों के साथ साथ सड़कों पर और सोशल मीडिया पर भी काफी विरोध हुआ। बहुत ज्यादा। कुछ अधिकारियों ने तो विरोध में इस्तीफे भी दे दिए, जिससे ये मामला और गर्मा गया। समाज में समर्थकों और आलोचकों के बीच एक साफ विभाजन दिखने लगा था। तो इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या निर्णय लिया? मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 2 न्यायाधीशों की पीठ ने इन 2026 के नियमों के कार्यान्वयन पर तत्काल रोक लगा दी। और कोर्ट की टिप्पणियां क्या थीं? फैसले के पीछे की सोच क्या थी? कोर्ट की टिप्पणियां बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ये दिशा निर्देश समाज को विभाजित कर सकते हैं। समाज को विभाजित कर सकते हैं? हाँ, और अगर अदालत ने हस्तक्षेप नहीं किया तो इसका खतरनाक प्रभाव हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब कोर्ट की चिंता सिर्फ कानून को लेकर नहीं बल्कि समाज पर उसके असर को लेकर थी। बिल्कुल। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया यानी प्राइमा फेसी ये माना कि नियमों में इस्तेमाल की गई भाषा अस्पष्ट है और इस पर विशेषज्ञों द्वारा पुनर्विचार की जरूरत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अदालत नियमों के इरादे के खिलाफ नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन उनके शब्दों और परिभाषाओं को लेकर चिंतित है। एकदम सही। अदालत चाहती है कि भेदभाव क्या है ये बिल्कुल साफ तौर पर परिभाषित हो ताकि इसका दुरुपयोग ना हो सके। तो अब आगे क्या होगा? भविष्य की दिशा क्या दिख रही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और UGC को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। अब इस मामले पर आगे सुनवाई होगी। अदालत के पास 3 विकल्प हो सकते हैं। पहला, नियमों को बनाए रखना, जिसकी संभावना अब कम है। ठीक है। दूसरा, उन्हें पूरी तरह से रद्द कर देना। या तीसरा, और जिसकी संभावना सबसे ज्यादा लगती है, वो है उनमें संशोधन का आदेश देना। संशोधन का आदेश? हाँ, कोर्ट कह सकता है कि आप कमेटी की बनावट को और संतुलित बनाइए या भेदभाव जैसे शब्दों को और स्पष्ट रूप से परिभाषित कीजिए। लेकिन जब तक इस पर अंतिम फैसला नहीं आता तब तक तो 2012 का वही पुराना ढांचा ही लागू रहेगा। दुर्भाग्य से हाँ, तब तक वही पुराना और जैसा कि आंकड़े बताते हैं, एक अप्रभावी ढांचा ही काम करता रहेगा। ये मामला असल में समानता और समता यानी इक्वालिटी और इक्विटी के बीच संतुलन बनाने की एक बहुत जटिल कोशिश को दिखाता है। बिल्कुल। समर्थक कहते हैं कि ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों की रक्षा के लिए ये सख्त नियम जरूरी हैं, जबकि आलोचकों का तर्क है कि चुना गया तंत्र खुद ही खामियों से भरा है। और हमें इसके व्यावहारिक पक्ष को भी नहीं भूलना चाहिए। हर विश्वविद्यालय पर एक नया केंद्र बनाना, कमेटी चलाना, इन सब का एक अतिरिक्त वित्तीय और प्रशासनिक बोझ भी तो पड़ेगा। तो हमारी इस पूरी चर्चा का सार यही है कि सिर्फ नेक इरादे रखना ही काफी नहीं होता। हाँ, उन्हें लागू करने का तरीका ऐसा होना चाहिए जो समाज के हर हिस्से का विश्वास जीत सके, न कि नए डर और विभाजन पैदा करे। सही बात है। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो कमजोर को सुरक्षा भी दे और ये भी सुनिश्चित करें कि किसी को गलत तरीके से निशाना न बनाया जाए। यही संतुलन साधना इस पूरे मामले की सबसे बड़ी चुनौती है। शारदा ऑनलाइन क्लास से PDF ले सकता है।